नमस्कार दोस्तों, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं। और दरअसल हकीकत क्या है, बीजेपी के सांसद बीजेपी के सूबे में अपनी ही सरकार के सिस्टम पर सवाल क्यों उठाया, जानकारी मैं देने वाला हूँ। कई बार किसी खबर को विस्तार देने के लिए मैं कुछ रिसर्च और जानकारियां वो भी आपसे शेयर करता हूँ। चीन को लेकर कैसे भारत सरकार ने पहले कबूला, फिर उसको डिलीट किया। बेटियों के साथ शारीरिक हिंसा की खबरें पढ़ता हूं तो बहुत देर तक विचलित और परेशान होता हूं। जो खबरें जुटाता हूं उसका फायदा बाकी लोग भी ले सकें। हकीकत क्या है दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। दिल्ली से छपने वाले अखबारों के बंडल मेरे हाथ में हैं। किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, आपको हर रोज बताता हूं। आज बात शुरू करने से पहले, आज तारीख है 1 सितंबर। 1 सितंबर यानी मेरे प्रिय कवि, शायर, शानदार गजलें लिखने वाले दुष्यंत कुमार का जन्मदिन। दुष्यंत कुमार की कई लाइनें, कई शेर मेरे दिल के करीब हैं। और अगर आप उन्हें पढ़ते होंगे या आप उनके बारे में जानते होंगे तो न जाने कितनी लाइनें लोगों के जहन में दर्ज हैं और समय समय पर दोहराई जाती रही हैं, दशकों से और आगे दशकों तक। 2 लाइनें उससे शुरू करता हूं, जो मेरी प्रिय लाइन है। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। यानी सच कहेंगे तो लोग बुरा मानेंगे। ये 2 लाइनें। और उसके बाद आज अखबारों पर आने से पहले, क्योंकि अखबारों की सुर्खियां क्या है, सबसे बड़ी सुर्खी है, सबसे बड़ी हेडलाइन है, जीडीपी का रसातल में जाना। रसातल में जाना सबसे बड़ी खबर है। दूसरी, चीन की जो गुस्ताखी है, चीन की जो साजिश है, चीन की जो घुसपैठ है, घुसपैठ की कोशिशें हैं, और चीन जिस ढंग से भारत की दावेदारी वाले कुछ इलाकों में जिस ढंग से मोर्चेबंदी करके जबरन वहां बैठा हुआ है। दूसरी बड़ी खबर, उससे जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां वो मैं बताने वाला हूं। और इसके अलावा कुछ खबरें हैं। प्रशांत भूषण पर कल मैं अपनी बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ बातें और बाकी बातें अखबारों की हेडलाइन में आज खास है। और मैं आपको बताऊंगा कि हेडलाइन में कैसे खेल होता है। बड़ी खबरों में भी जहां सरकार की नाकामी दिख सकती है, वहां कैसे कोई अखबार हेडलाइन में खेल करता है, आज वो बताने वाला हूं मैं। लेकिन उससे पहले, इन्हीं सारे संदर्भों में दुष्यंत का चूंकि जिक्र किया, शुरुआत चूंकि मैंने दुष्यंत से की, दुष्यंत का एक और शेर है बहुत मशहूर। कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग भी मैसर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था कि हर घर में चराग होगा, और कहाँ एक चराग शहर के लिए भी मैसर नहीं। ये क्यों कह रहा हूँ? अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देश में कितने लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। 2 करोड़ वेतनभोगी बेरोजगार, 10 करोड़ कामगार घर में बैठे हैं, मंदी का बुरा हाल। उसके बाद प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले मन की बात में कुत्तों की बात की, खिलौनों की बात की, उस पर हम बात कर चुके हैं। अब आते हैं जरा अखबारों पर। और आज अखबारों में कैसे हेडलाइन छपी है और कैसे एक अखबार जीडीपी के इस पतन को, रसातल में जाने को, कैसे कोरोना के कवच में ढकने की कोशिश कर रहा है। क्या वही सच है? क्या सिर्फ कोरोना काल में यह बुरा हाल हुआ, या इसका सिलसिला पहले से 2 साल से चला आ रहा था? इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कई अखबारों की हेडलाइन। और चीन को लेकर बहुत जरूरी और अहम खबर। एक तो वो जो आप लगातार देख रहे हैं, कल से चैनल पर देख रहे होंगे, भगाया खदेड़ा, और जाहिर है चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की और भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और चीन को पीछे हटना पड़ा, जिस नए इलाके में चीन घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहां जहां चीन ने घुसपैठ की हुई है, घुसपैठ अगर मैं बोलता हूं तो मैं परसेप्शन लाइन की बात करता हूं, भारतीय क्लेम लाइन की बात करता हूं, जहां भारत का दावा है। उस पर बात करने से पहले जीडीपी से शुरू करते हैं दोस्तों, सारे अखबारों की हेडलाइन से। और अखबारों की हेडलाइन हो सकता है आपने भी पढ़ी होगी, लेकिन मैं उस अखबार से शुरू करता हूं। पहले 2-3 हेडलाइन आप देख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और किस तरह की हेडलाइन से खबरें छपा और छिपा जो मैं बताता हूं उसका मेरा मतलब क्या है। ये भास्कर की हेडलाइन है। पहले पन्ने पर तो चीन की खबर है, लेकिन यहाँ खबर भास्कर ने जीडीपी का जो बुरा हाल है उसको लेकर छापा है। ऐसे ही सारे अखबारों की हेडलाइन है। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, आप देख पा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भी -23.9%। मिंट की हेडलाइन है, भारतीय इकोनॉमी की दुर्दशा पर।
इकोनॉमिक टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन वही है। सब जगह जीडीपी का जो बुरा हाल है, जीडीपी जिस ढंग से कोलैप्स किया है, सबकी हेडलाइन वही है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, पहले पन्ने पर प्रशांत भूषण है, लेकिन यहाँ पर जो हाफ पेज है पहला, जो आधा पन्ना, ये दो तरह के आजकल ऐसे छपते हैं। लॉकडाउन में देश का विकास धड़ाम, ये नवभारत टाइम्स है। लेकिन मैं आना कहाँ चाह रहा हूँ, और उसके बाद मैं जीडीपी की खबरों पर आता हूँ। सब जगह चीन और जीडीपी की खबरें हैं। ये अखबार है मेरे हाथ में, दैनिक जागरण। दैनिक जागरण के जो पहले पेज पर विज्ञापन है, इस पेज पर चीनी घुसपैठ की कोशिश नाकाम। जो कोशिश चीन ने की और जिस ढंग से भारतीय सेना ने उनकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, जो खबरें आप चैनल पर देख चुके होंगे पहले पन्ने पर, और प्रणब मुखर्जी। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और कैसे जीडीपी की खबरें बाकी जगह छपी है और कैसे जागरण में छपी है। और कुछ और खबरें, मॉरेटोरियम बहुत अहम, जो मॉरेटोरियम कल खत्म हो गया, उसकी मियाद पूरी हो गई। जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया था, चाहे वो कारोबारी थे, चाहे वो नौकरी वाले थे, चाहे कामगार थे, चाहे छोटे मोटे धंधे करते थे, चाहे एमएसएमई वाले थे, जो लोग भी थे, जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया था, उस पर जो मॉरेटोरियम मिल रहा था, वो 6 महीने की अवधि खत्म हो गई। सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। उससे क्या बुरा हाल है वो भी बताने वाले लोग। फिलहाल इस हेडलाइन पर, जागरण की हेडलाइन है, जीडीपी पर कोरोना की जबरदस्त मार। तो जागरण ने अपनी इस हेडलाइन में सरकार को कवच दे दिया है। और कितना दिमाग लगाया होगा इस हेडलाइन लगाने वाले ने, कि कोरोना की मार की वजह से जीडीपी का ये बुरा हाल हुआ। इसमें सरकार का तो कोई दोष ही नहीं है। इसमें इसलिए रिपोर्टर का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि रिपोर्टर का कोई कसूर नहीं है। हेडलाइन सोच समझकर दिमाग से लगाई गई हेडलाइन है, क्योंकि इसमें इस हेडलाइन के जरिए संकेत देने की कोशिश की गई है कि अगर आप जागरण पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा मोदी सरकार की नीतियां, सरकार की नाकामियां, सरकार आर्थिक तौर पर देश को संभालने में कितना कामयाब या नाकाम रही, ये सब आपको नहीं पता चलेगा। ठीकरा पूरा कोरोना पर है। और उसके बाद इसमें खबर है, उसके बाद मैं बाकी खबरें बताता हूं कि 5 साल से इकोनॉमी का क्या हाल है, दुनिया के देशों में क्या हाल है, और बीते 3 साल में जीडीपी का क्या हाल है, क्या प्रोजेक्शन था, किस किस सेक्टर में रसातल में गए। कोरोना के पहले क्या हम रसातल की तरफ नहीं जा रहे थे, तो कोरोना से कवच मिल गया। हाँ, कोरोना से बहुत तेजी से डिप हुआ, औंधे मुंह गिरा, लेकिन सिर्फ क्या कोरोना जिम्मेदार है, उस पर बात करेंगे। फिलहाल जागरण में सरकार के हवाले से, राजकोषीय घाटे के आंकड़े अच्छे नहीं हैं, इन्हें पटरी पर लाने के लिए सरकार को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। सरकार की तरफ से जो बताया गया है इसमें कैसे कैसे मुश्किल है, अनुमान से बहुत अलग नहीं है आंकड़े, क्योंकि अनुमान था सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 8 तिमाहियों में विकास दर लगातार गिरते रही, लेकिन उसके बाद कोरोना में यह अधिक हो गया। गोलमोल सी खबर छापी हुई है, बस इतनी खबर है। अंदर उसके बाद बाकी खबरें हैं। अंदर के पन्नों पर बहुत ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया, चूंकि यहीं देख के मुझे लगा कि पहले से ही तय कर लिया गया, कवच बना दिया गया, पहना दिया गया कवच कुंडल कोरोना का, सरकार मुक्त है। अब आइए इस खबर की हेडलाइन पर और इस खबर की हकीकत पर, क्या छपा और क्या छिपा पर एक एक करके मैं बाकी खबरों पर, इसी खबर पर आता हूँ। और फिर जैसा कि मैंने बताया, चीन को लेकर खबर है, फेसबुक में कैसे बीजेपी ने फेसबुक को मैनेज किया है, और कैसे बीजेपी के आईटी सेल के कहने पर, आईटी सेल के मेल पर, कैसे फेसबुक ने समय समय पर बीजेपी समर्थित पेज को, डिलीटेड पेज को रिस्टोर किया है, और बीजेपी के खिलाफ लिखने वाले पेजेज को कैसे डिलीट किया है, वो खबर भी बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये इस पर हम रहते हैं। भास्कर के पहले पन्ने पर, ठीक है, हालांकि पहले पन्ने पर नहीं है, पहले पन्ने पर विज्ञापन है। इस साइड में इधर जो खबर है चीन की खबर है, जिसमें वही है 24 साल की सबसे बड़ी गिरावट। और सबसे बड़ी गिरावट को ग्राफिकल ढंग से भास्कर ने छापा है, एक्सप्रेस और बाकी अखबारों ने भी है। ग्राफिक्स भास्कर के हवाले से मैं ये लगा रहा हूँ स्क्रीन पर, जिसमें दुनिया के देशों में, हालांकि ये व्हाट्सएप पर या अलग अलग माध्यमों से कल मिल चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ हेडलाइंस में क्या दिखती है। और चीन जहाँ से शुरू हुआ, चीन की स्थिति सबसे अच्छी है, और सबसे बुरी भारत की स्थिति है। भारत सबसे माइनस में है 23.9, जबकि अमेरिका में इतनी मौतें हुई, लेकिन अमेरिका -9.5, और बाकी आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा। लॉकडाउन और वायरस का असर देखते हुए अर्थशास्त्री पहले से जीडीपी में गिरावट की आशंका जता रहे थे, लेकिन क्या इस गिरावट की आशंका थी? नहीं थी। और इसमें हर सेक्टर में जो बुरा हाल है वो आंकड़े हैं। कंस्ट्रक्शन में 50%, -50, और कंस्ट्रक्शन में -50, ट्रेड ट्रांसपोर्ट होटल में -47, मैन्युफैक्चरिंग में -39, कृषि ने
एग्रीकल्चर ने ही थोड़ी उम्मीद जताई है, 3.4% पॉजिटिव में है कम से कम। फाइनेंशियल सर्विसेज -5.3, उपयोगी सेवाएं -7। अब अगर आप देखेंगे, भास्कर ने छापा है, 9 तिमाही से गिर रही है विकास दर, और जुलाई 2017, जनवरी 2018, जुलाई 2018, जनवरी 2019, जुलाई 2019, जनवरी 2020, ये सब कोरोना काल नहीं था। इस समय कोरोना नहीं था, इस समय देश में महामारी नहीं थी। तो ये कवच जो दैनिक जागरण ने दिया है कोरोना का, हाँ, कोरोना से रसातल में जीडीपी गई, बहुत बड़ी भूमिका कोरोना की है, लेकिन हम ढलान की तरफ पहले से थे, ये भी सच है। नौकरियां पहले भी जा रही थी, मंदी पहले भी थी, बेरोजगारी के आंकड़े 2 साल पहले कार्यकाल में ही, 3 साल पहले ही बंद हो गए। तो बुरा हाल पहले से था, इसने उस हाल को और रसातल में पहुंचाया। और उसके बाद क्या है, अगर आंकड़े देखेंगे जीडीपी के, 2016-17 में 8.3%, 2017-18 में 7%, 2018-19 में 6.1%, 2019-20 में 4.2%। ये कोरोना काल तो था नहीं, तो सिर्फ कोरोना को क्यों आप जिम्मेदार ठहराकर हेडलाइन में मैनेज करने, सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये स्थिति, अब इसमें एक सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट है, वो बहुत अहम है और पोल खोलता है इस तरह की मुहिम को, जो बताने की कोशिश करते हैं कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार का कोई कसूर नहीं है, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड किसने कहा, आपको पता होगा, वित्त मंत्री ने कहा एक्ट ऑफ गॉड है कोविड की वजह से। और जो भी हो रहा है एक्ट ऑफ गॉड में, आप कोई आदमी क्या कर सकता है? एक्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या हो सकता है? फैक्ट ऑफ गवर्नमेंट क्या हो सकता है? तो सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने लिखा ट्विटर पर, वित्त मंत्री कोविड को एक्ट ऑफ गॉड कह रही हैं, तो कोरोना से पहले 2015 से लेकर 2020 की पहली तिमाही तक 3.1% जीडीपी ग्रोथ की गिरावट भी क्या एक्ट ऑफ गॉड थी? वही मैंने आपको 9 तिमाही की बात आपको की, मैंने लगातार गिर रही थी। तो क्या ये भी एक्ट ऑफ गॉड है? तब तो कोरोना था नहीं, तो फिर उसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? और ऐसे समय में प्रधानमंत्री मन की बात में क्या करते हैं, आपने सुना और देखा। तो ये हेडलाइन है भास्कर की। मैं इसी खबर को थोड़ा हर अखबार के हवाले से आपको बता देता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा। एक्सप्रेस और बाकी अखबारों ने बहुत विस्तार से छापा है। एक्सप्रेस ने भी पहले पन्ने पर वही छापा है जिसमें एक्सप्रेस ने हर सेक्टर में, जो मैंने आपको इससे पहले बता दिया, हर सेक्टर में कितना माइनस हुआ है। और इसमें एक बात और बता दें कि ये जो कई सेक्टर में ग्रोथ और कई सेक्टर में गिरावट, ये 2 साल से देखी जा रही थी, 3 साल से, और उस गिरावट को कोरोना ने चरम दिया, ये कह सकते हैं। लेकिन गिरावट फ्लैट होकर बुरे हाल में ये 2-3 साल से लगातार भारतीय अर्थशास्त्री कहते रहे। यहां तक कि भारत के जो आर्थिक सलाहकार थे प्रधानमंत्री के, बहुत सारे ऐसे जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और जो इस मामले में जो स्ट्रेटजी बनाते थे, कई लोग छोड़ के चले गए। जो रिजर्व बैंक के गवर्नर, जो नई सरकार के अपॉइंटी थे, उन्होंने भी चिंताएं जाहिर की। रघुराम राजन को तो मारिए गोली, क्योंकि उनको आप ये कह सकते हैं कि पिछली सरकार के अपॉइंटी थे। लेकिन उर्जित पटेल, विरल आचार्य और बहुत सारे अर्थशास्त्री जो सरकार के आर्थिक नीतियों के हिस्सेदार रहे, अरविंद सुब्रमण्यम से लेकर अरविंद पनगड़िया तक। और इसी में एक्सप्रेस ने छापा है अप्रैल-जून 2019-20 का, कि उस समय क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, कैसे माइनस में गया। ये एक आंकड़ा है और ये हेडलाइन है। और उसके बाद एक हेडलाइन है एलएसी चिल, जीडीपी फॉल, कोविड सर्ज। ये इसमें एक्सप्रेस का एक दूसरा बॉक्स है, ये आपने देखा। उसके बाद नवभारत टाइम्स ने भी वही छापा है, लॉकडाउन में देश का विकास धड़ाम, और अप्रैल-जून तिमाही में सबसे खराब प्रदर्शन, जो मैं ग्राफ आपको दिखा चुका। और उसके बाद इसमें ग्राफ के ज़रिए ये बताया, कुछ अखबारों ने बताया है कि किस किस सेक्टर में सबसे खराब स्थिति हुई है, वो ज़रा मैं बताता हूँ। और उसके बाद मैं चीन पर, चूँकि चीन पर बहुत दिलचस्प जानकारियाँ हैं, इसलिए मैं चीन पर आता हूँ जो आपको ये बताते हुए। और इसको लेकर जो कहा जा रहा है, एक दिलचस्प हेडलाइन टेलीग्राफ की भी है, उस पर भी आते हैं। और जो अभी जीडीपी का हाल है, उसको लेकर जितने शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, भयंकर, डरावना, भयावह, जमींदोज करने वाले आर्थिक हालात, जो भी होश उड़ाने वाले सारे विशेषण और ऐसे शब्द भारत की जीडीपी के लिए नाकाफ़ी है, इसको बताने और चिन्हित करने के लिए। अब ये जो खबर है
जिसमें अलग अलग सेक्टर की बात मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि कई अखबारों से मुझे इकट्ठा करना पड़ता है, तो और उसमें तुलनात्मक तौर पर देखना पड़ेगा कि किस अखबार ने क्या छापा है, और कुछ अगर अतिरिक्त जानकारी है तो जैसे दैनिक हिंदुस्तान और उस पर आते हैं, हर सेक्टर के बारे में दैनिक हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर अगर देखेंगे तो दैनिक हिंदुस्तान ने सिर्फ यहाँ एक छोटा सा बॉक्स छापा है, बाकी चीन की खबर है उस पर बाद में आऊँगा। अर्थव्यवस्था में अब तक की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट, मेरे ख्याल से इसकी प्रमुखता और ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम यहाँ आधे पेज से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये अंदर के पन्ने पर छोटी सी खबर है, लेकिन पहले पन्ने पर जो है उसमें छोटी खबर है, लेकिन पेज नंबर 9 पर फिर उसने छापा है 8 बुनियादी उद्योगों में झटका, और उसमें किस किस उद्योग में झटका लगा है, 7 क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई, और उसको एक बॉक्स के ज़रिए हिंदुस्तान ने भी छापा है। हिंदुस्तान के हवाले से ये ग्राफिक्स में स्क्रीन पर लगा दूंगा, इससे आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या मामला है। इसी तरह से अमर उजाला ने भी एक तुलनात्मक ढंग से खबर छापी है किस किस सेक्टर में कैसे गिरावट हुई, लेकिन इस गिरावट को अगर जागरण जैसा अखबार कोरोना की कवच पहनाता है तो मुझे लगता है ये सोचने की बात है। इसी से समझिए आप, अमर उजाला के इस पन्ने पर 2 पन्ने आजकल हेडलाइन के तौर पर होते हैं, पहला पन्ना चीन है, उस पर चीन पर आऊँगा, चीन पर ज़रूरी खबरें हैं। उसके बाद विकास दर 0 से नीचे, यही हेडलाइन है, 40 साल में सबसे बड़ी गिरावट, और उसके बाद कैसे इसने भी एक ग्राफिक वही दिया है कि भारत कैसे सबसे नीचे, जिस चीन से शुरू हुआ वही जीडीपी में सकारात्मक है, और यहाँ भी वही है कि कृषि की विकास दर बढ़त 3.4% रही। एक तरह से देखें तो यही एक जो अच्छी खबर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खबर यही है। अब अगर आप देखेंगे तो 2019-20 का भी जो छापा है अमर उजाला में, जिसका जिक्र पहले भी कर रहा था, भवन निर्माण, खनन 4.5, 4.7, 3.5, भवन निर्माण, कृषि 3%, तो बाकी सेक्टर में भी अगर हम पहले से तुलना कर लें 19-20 से, तो कोई अच्छे संकेत नहीं थे। जब अच्छे संकेत नहीं थे, कोरोना ने चपेट में लिया और सत्यानाश कर दिया। सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, कारोबार सेक्टर को कई तरह के राहत का ऐलान किया, लेकिन उन सब का असर कहीं नहीं दिख रहा है, और सबसे बुरे हाल में भारत है। अब सवाल उठता है कि उसके बाद क्या फिर ये कहकर बचा जा सकता है कि सिर्फ कोरोना की वजह से हुआ और एक्ट ऑफ गॉड है। अब आते हैं चीन पर। चीन की खबर सारे अखबारों में है, लेकिन मैं शुरू करूंगा द हिंदू से, क्योंकि हर अखबार की हेडलाइन अगर आप देखेंगे तो चीन के दुस्साहस के बाद भारत ने अहम सामरिक स्थानों पर मजबूत तैनाती की, और वो जो खबर है कि जिस ढंग से चीन ने पैंगोंग के इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, और कुछ और जगह पर, जैसे 29 अगस्त की रात 1 से 2 के बीच 200 चीनी सैनिकों ने टैंक और अन्य सामान के साथ चुसूल जनरल एरिया में थाकुंग और स्पोंगर गैप के बीच घुसपैठ की कोशिश की थी, और कैसे भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ा और भगाया, आधी रात को खदेड़ा भगाया। इस तरह की खबरें हेडलाइन में हैं सब जगह, हिंदुस्तान में भी है, जागरण में भी है, अमर उजाला में भी है। पैंगोंग में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, यहाँ भी वही है, 29-30 अगस्त की दरमियानी रात कैसे घुसपैठ की कोशिश की। लेकिन ये चूँकि चैनलों पर दिन भर कर खबर चली है, इसलिए इस बारे में पता होगी। जो नहीं चली वो मैं बताता हूँ, वो 2 अखबारों के हवाले से, और उसके बाद एक आकलन। टाइम्स ऑफ इंडिया का अगर पहला पन्ना देखेंगे तो पहले पन्ने पर यहाँ भी कोविड की वजह से क्या हुआ, जीडीपी कोलैप्स हुआ, और उसके बाद प्रशांत भूषण की खबर है। और एक मैं चीन पर आने से पहले जो टेलीग्राफ की हेडलाइन का जिक्र आपको कर रहा था, मैं चाहता हूँ एक बार टेलीग्राफ की हेडलाइन आप देख लें। ये टेलीग्राफ की हेडलाइन है, 2 हेडलाइन है, ग्रिम ग्रीन। ग्रिम एक तरफ जिसमें वर्स्ट स्लम्प ऑन रिकॉर्ड, जिस ढंग से सबसे बुरा हाल है जीडीपी का, उसको बॉक्स में छापा है। और ग्रिम का मतलब होता है, कई तरह के मतलब हैं, भयंकर, मुश्किल, मनहूस, विकट, जो भी निराशाजनक है वो ग्रिम है। कई मतलब है, डरावना। और ग्रीन का मतलब होता है मुस्कान, ठहाका, हंसना, उपहास उड़ाना। मैं इसके कई पर्यायवाची शब्द देखने की कोशिश कर रहा था जिसका प्रयोग टेलीग्राफ ने किया है। ग्रिम, वर्स्ट स्लम्प ऑन रिकॉर्ड, ग्रीन, इफ दिस इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच लेट्स पे इट। अगर ये 1 रुपया, चूंकि एक सिक्के का सवाल है, इसी पर कल मैंने 2 वीडियो बनाया था जिसे आप लोगों ने बहुत देखा है। यही टेलीग्राफ लिखता है कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की कीमत 1 सिक्का है, और सिक्के की तस्वीर फ्रीडम जो लिखा है टेलीग्राफ ने
ओ का इस्तेमाल सिक्के से किया है, तो 1 रुपया अगर है तो लेट्स पे इट, इसको चुकाते हैं। और उसके बाद फिर नीचे खबर है कि भूषण के खिलाफ कैसे मामला था और कैसे भूषण ने 1 रुपया चुकाने को तैयार हो गए। और उसके बाद बाकी हेडलाइन मैं आपको बता चुका, ये टेलीग्राफ की हेडलाइन। अब आता हूं चीन पर, जिसका जिक्र मैंने किया। धूप भी आने लगी, कोई बात नहीं, थोड़ी गर्मी अगर सरहद पर है तो यहां भी सही। सबसे अगर एक अलग किस्म की खबर है द हिंदू में, ये विजेता सिंह है, इनका जिक्र मैं कई बार पहले कर चुका हूं कि चीन की घुसपैठ कहें, एलएसी का उल्लंघन कहें, अतिक्रमण कहें, या लद्दाख में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर कुछ रिपोर्टर्स अगर जानकारी परक खबरें लिखते हैं, उसमें द हिंदू की विजेता सिंह है, इकोनॉमिक टाइम्स के रजत पंडित हैं, मनु पब्बी हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, सुशांत सिंह हैं इंडियन एक्सप्रेस के। इन लोगों की खबरें आप पढ़ा करें, इससे आपको अंदाजा थोड़ा बेहतर लगेगा हिंदी अखबारों की तुलना में। हिंदी अखबारों में वैसी खबरें न के बराबर होती हैं प्राथमिक सोर्स से, अंग्रेजी में छपने के बाद कहीं अनुवाद हो सकता है। विजेता सिंह ने इस खबर में क्या लिखा है, हेडिंग क्या है, चाइना कंट्रोल्स 1000 स्क्वायर किलोमीटर इन लद्दाख, ये हेडिंग है। हेडिंग मैं ग्राफिक में लगा रहा हूं। इस खबर में क्या है मैं हिंदी में बता दे रहा हूं जो इस खबर में है, और उसके बाद इसी तरह की एक खबर द हिंदुस्तान टाइम्स में, क्योंकि ये खबर आपको चैनल पर नहीं दिखेगी। चैनल पर ये दिखेगी कि भगा दिया, खदेड़ दिया, यहां घुसपैठ हुई, उतनी दिखेगी। 2 महीने से कोई खबर नहीं दिख रही थी। उसके पहले राफेल दिखा, उसके पहले चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखा, उसके पहले मोदी वहां जाते दिखे, उसके बाद राजनाथ सिंह जाते हुए दिखे। लेकिन इस 2 महीने से क्या हो रहा है? क्या चीन चला गया या चीन ने कहीं घुसपैठ कर रखी है? क्या चीन ने भारत के परसेप्शन वाली एलएसी के इस पार या हमारी क्लेम लाइन के इस पार कब्जा कर रखा है? ये खबर क्या कोई चैनल दिखाता है? नहीं दिखाता। इस खबर में क्या विजेता सिंह ने लिखा है, इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक लद्दाख से सटे एलएसी के पास करीब 1000 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन के कंट्रोल में है। चीन अप्रैल मई महीने से ही एलएसी के पास अपनी सेना का बड़े पैमाने पर तैनाती कर रहा है। यह हिंदी बता रहा हूं जो इस खबर में द हिंदू में है। डेप्सोंग प्लेन के पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 तक भारत की क्लेम लाइन या परसेप्शन लाइन एलएसी का जो भी कहें के पास करीब 900 वर्ग किलोमीटर पर चीनी कंट्रोल है। अब ये एक विवादित इलाका है लेकिन चीनी कंट्रोल है। हम उसको अपनी परसेप्शन वाली एलएसी मानते हैं, चीन इधर मानता है, हम चीन की तरफ मानते हैं अगर इस दावेदारी के हिसाब से देखें तो, और वो विवादित है। लेकिन 900 वर्ग किलोमीटर चीन के कब्जे में है। ये इस खबर में है जो मैं अगर पढ़ के सुनाऊं अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है, द ऑफिशियल रिवील्ड दैट इन डेप्सोंग प्लेन from patrolling point 10 to 13 the scale of Chinese control of India's perception of LAC stood at about 900 square kilometer। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। उसके बाद इसी खबर में है गलवान वैली में भी लगभग 20 वर्ग किलोमीटर और हॉट स्प्रिंग इलाके में लगभग 12 वर्ग किलोमीटर चीनी कब्जे में है। पैंगोंग इलाके में लगभग 65 स्क्वायर किलोमीटर और चुशुल इलाके में लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर चीनी कंट्रोल में है। अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री से 5 जुलाई की बातचीत के बाद मामूली डिसएंगेजमेंट हुई थी, लेकिन चीनी कब्जा, चीनी कंट्रोल उन इलाकों में लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर में है। ये हिंदू की खबर है। इसी से मिलती जुलती एक खबर है, मैं वहां आता हूं और उसके बाद मैं बाकी खबरों पर आऊंगा। वो है इंडियन एक्सप्रेस में और उसके बाद द हिंदुस्तान टाइम्स में। इस बार क्या हुआ है कि अब तक क्या कर रहा था, जो पूरा मामला था, जो झगड़ा था, जो इस पे पैंगोंग के पास दूसरे उत्तरी इलाके को लेकर लड़ाई थी, जहां लड़ाई थी या क्या कहें तनातनी है, लेकिन इस बार उसने गोल पोस्ट शिफ्ट किया है। तो अब ये देखिए इसमें द हिंदुस्तान टाइम्स, हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स की एक बात और है, कल बताना भूल गया, लेआउट हिंदुस्तान टाइम्स का चेंज हुआ है, विदेशी अखबार की तरह लग रहा है, काफ़ी चेंज हुआ है। अब इस पर अगर आप हर पन्ने को पलटेंगे, पहला पन्ना मास्टेड, ये पूरा द हिंदुस्तान टाइम्स का चेंज हुआ है। यहाँ खबर क्या है, फॉरगेट डिसएंगेजमेंट, चाइना ओपन से न्यू फ्रंट अलोंग एलएसी, ऑफिशियल से, मतलब चीन को भूल जाइए डिसएंगेजमेंट, भूल जाइए पीछे हटना, चीन ने एक नया फ्रंट एलएसी के पास खोला है। ये खबर है इसमें, और इस खबर में क्या लिखा है ये भी बता दूं, इसका चूंकि समझना जरूरी है क्योंकि ये खबरें आपको हिंदी अखबारों में नहीं दिखेगी। इस खबर में चीन की सेना पीएलए ने
एलएसी के पास एक नया फ्रंट खोल दिया है पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर। उसका मकसद इस हिस्से पर यथास्थिति को बदलना है, छेड़छाड़ करना है, जिसको लेकर टकराव हुआ, जिसको लेकर भारतीय सेना ने उनके मंसूबे को नाकाम किया। 200-300 सैनिकों के आने की बात कही जा रही थी, जिसको भारतीय सेना ने खदेड़ा या उन्हें वापस भेजा, जिसकी खबर आपने कल देखी होगी और कई अखबारों की हेडलाइन है। अभी तक ईस्टर्न लद्दाख और पैंगोंग के उत्तरी किनारे तक चीन की हरकत सीमित थी, और ये फिंगर जो 4 से लेकर 8 है वो पैंगोंग के उत्तरी किनारा है, और खास तौर से पैंगोंग का फिंगर एरिया, जहां से चीन को पीछे हटाना बहुत मुश्किल काम है। वजह इसके चीन इस इलाके में भी पुरानी स्थिति में लौटे, मतलब पैंगोंग के उस इलाके में चीन नए इलाके में हरकतें करके स्थितियों को बदलने की कोशिश कर रहा है। यही इस खबर का लबोलुआब है, और इसको हिंदुस्तान टाइम्स ने अंदर करीब करीब पूरे पन्ने में छापा है, बहुत विस्तार से, जिससे समझ में आ रहा है कि चीन के इरादे इस बार कितने साजिश वाले हैं। ये पूरा पन्ना हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है। हालांकि यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर भी है, और हेडिंग देख लीजिए जिससे आपको पता चलेगा, स्टडी डिक्लाइन इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। लगातार जो डिक्लाइन हो रहा है भारत की इकोनॉमी में वो है। अब मैं चीन पर आ रहा हूँ, ये चीन का वही है, चीन ओपन्स न्यू फ्रंट अलोंग एलएसी। यही है कि एलएसी के आसपास न्यू फ्रंट चीन खोल रहा है। और उसके बाद है इमेजेस शो हेलीपोर्ट इंफ्रा नियर डोकलम। ये भी बात पहले आ चुकी कि हेलीपैड चीन बना रहा है, अलग अलग जगह कहीं हेलीपैड बना रहा है, कहीं मिसाइलों की तैनाती कर रहा है, कहीं मिसाइल साइट बना रहा है, कहीं रनवे बना रहा है। ऐसी खबरें बार बार आ रही है। इसमें पूरे पन्ने हिंदुस्तान टाइम्स ने यही छापा है। इसी में नीचे है एक खबर, चाइना बिल्डिंग एयरबेस नियर एलएसी। एक्सपर्ट के हवाले से ये खबर है कि चीन एलएसी के पास एयरबेस बना रहा है। अब अगर चीन ये लगातार कर रहा है, और उसी में एक ऊपर है येट अनदर कन्फ्रंटेशन, मतलब चीन उन इलाकों में जहां पहले से विवादित इलाकों में घुस आया है, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा था ना तो घुसा हुआ है ना कोई घुस आया है, तो दरअसल चीन घुस आया है, वहां से पीछे हटने की बजाय, जिसके लिए भारत सरकार विदेश मंत्री के स्तर पर बात हो रही है, अजीत डोभाल के स्तर पर बात हो चुकी है, भारत के जो चीन में राजदूत हैं वो वहां चीन के मिलिट्री ऑफिशियल्स और चीन के जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं। हर लेवल पर 5 लेवल पर 5 बार मिलिट्री लेवल पर बातचीत हो चुकी है। उसके बाद भी चीन डिसएंगेजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन चीन नया मोर्चा खोल रहा है, और लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, सिक्किम तक बड़े पैमाने पर एलएसी के आसपास अपनी तैनाती कर रहा है, हेलीपैड बना रहा है, एयरबेस बना रहा है, मोर्चेबंदी कर रहा है, मिसाइल सिस्टम डिप्यूट कर रहा है। इसको समझिए, इसको समझना जरूरी है। सिर्फ एक खबर 2 महीने बाद आती है कि भारतीय सेना ने खदेड़ा, सही है, लेकिन भारत सरकार पर सवाल है। और इसमें एक दिलचस्प बात होती है, जब भी ये बात होने लगती है तुरंत बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं सेना की आड़ में छिपने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे सेना पर क्यों सवाल उठते। सेना पर सवाल नहीं है, क्योंकि 6 साल से प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां थी और चीन को लेकर जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, चीन को के साथ शी जिनपिंग के साथ पर्सनल फ्रीक्वेंसी बनाने की जो कोशिश थी, जिसमें 18 उनकी मुलाकात है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सवाल उठाए कि 18 बार शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया। उसके बाद नतीजा क्या है, और उसके बाद चीन ये कर रहा है। तो सवाल सरकार की नीतियों का है, सरकार चीन को कैसे हैंडल कर रही है, सरकार ने बीते 6 साल में इस स्थिति का कैसे पूर्वानुमान लगाया और क्या करना चाहिए था सरकार को। सवाल वहां है, सवाल चीन पर नहीं है, माफ करें, सवाल सेना पर नहीं है। ये बहुत चालाकी है, ये बहुत स्मार्ट नैरेटिव है। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है। एक्सप्रेस की खबर मैं बता चुका, उसकी हिंदू की खबर बता चुका। अब मैं एक्सप्रेस पर आता हूँ। उससे पहले चीन को लेकर कुछ और चीज़ें, चूँकि वही सेना वाला जो खेल है ना, कि जैसे ही आप चीन पर बात करो ये कहेंगे सेना की बात मत करो। सेना की कोई बात ही नहीं। ये नवभारत टाइम्स है, जिसमें पिछले पन्ने पर एक खबर फिर है, जिसमें एक कई दिनों बात की, फिर रात में घुसने लगा चीन। वही बात है कि चीन से एक तरफ बात कर रहे हैं और चीन दूसरी तरफ ऐसी हरकतें कर रहा है, और विदेश मंत्रालय की ही पैनी नज़र बातचीत के लिए अपनी शर्तें होगी। बातचीत के लिए तो आपकी शर्तें हैं, पिछले 2 महीने से हैं। तो उसके बाद हो क्या रहा है ये देश को बताइए ना, ये हो क्या रहा है ये पता चलना चाहिए। और उसके बाद 2 बॉक्स है, ये बॉक्स में लगा रहा हूँ, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। कांग्रेस कर रही है पीएम लाल आंख कब दिखाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था चुनावी रैली में
कि कम से कम चीन को लाल आंख तो दिखाएं। लाल आंख दिखाकर डराने वाला उनका भाषण था, चर्चित वायरल वीडियो है। उसी को लेकर कांग्रेस ने कहा कम से कम पीएम लाल आंख कब दिखाएंगे ये बताएं। और उसके बाद बीजेपी का जवाब है कांग्रेस भीगी आंखें क्यों दिखा रही है। सवाल यहां बीजेपी का कांग्रेस से है ही नहीं। एंकर सारे सवाल, जैसे ही कांग्रेस सवाल उठाती है एंकर्स कांग्रेस पर चढ़ बैठते हैं, कांग्रेस से ही सवाल पूछते हैं, अरे भाई सरकार किनकी, जिम्मेदारी किसकी, 6 साल से शी जिनपिंग से पर्सनल फ्रीक्वेंसी किसकी, उसके पहले चीन मुख्यमंत्री के तौर पर कौन जा रहा था, जिम्मेदारी देश की सीमाओं की हिफाजत की किस सरकार की। तो उससे बात होनी चाहिए ना कि 4 महीने से वहां क्या हो रहा है। और चीन अब नए मोर्चे खोल रहा है, उन मोर्चों से पीछे हट नहीं रहा है, लेकिन वैसे खबरें आपको दिखेगी नहीं। खैर, उसके बाद एक ये खबर है, इसी में है कि अलग अलग जगह चीन कैसे घुसपैठ कर रहा है। और उसमें एक खबर है कि कैलाश मानसरोवर के इलाके में भी चीन ने मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है, वो भी एक खबर है। और ये चीन पर आप लोग नज़र रखिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग जैसे ही इससे भटकेंगे और जैसे ही आप मान लेंगे कि दरअसल चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की है, बस वहीं सरकार का काम खत्म हो जाता है। और सरकार यही चाहती है कि आपकी नज़र, आपका ध्यान इस पर नहीं रहे। और चैनल तो चाहता ही, पिछले 1.5 महीने से चैनल सुशांत और रिया में ही फंसा हुआ है दिन रात। जीडीपी के मामले में भी कल चैनलों पर खबरें नहीं दिखी, जबकि जीडीपी कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है इस पर बहस और बातचीत होनी चाहिए। नौकरियों के सवाल पर बातचीत होनी चाहिए। 12-15 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, उनके रोजगार का कोई इंतजाम नहीं है, कोई ऐसी तैयारी नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री के मन की बात में कुत्तों की बात हो रही है, खिलौनों की बात हो रही है, और इस पर कोई सवाल नहीं है। और सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही हैं, एंटी नेशनल हैं, और इस तरह के इल्ज़ाम, ये इल्ज़ाम अभी हमारे इस यूट्यूब पर भूपत जी आएंगे, वो अभी लगाने वाले हैं इसी यूट्यूब के वीडियो में। खैर, उसके बाद जो एक्सप्रेस पर बता रहा था, इसमें भी यही है। एक्सप्रेस की चीन को के संदर्भ में खबर, इन्हीं का जिक्र किया मैंने कि सुशांत सिंह बहुत शानदार रिपोर्टर हैं, और एक हैं कृष्ण कौशिक, इनकी खबरें आप पढ़ा करें। पैंगोंग को लेकर यहाँ भी वही खबर है कि पैंगोंग साउथ बैंक न्यू फ्लैश पॉइंट, कि कैसे साउथ बैंक जो पैंगोंग का है वो नया फ्लैश पॉइंट बन रहा है। ये खबर है सुशांत सिंह की खबर है, जिनका मैंने जिक्र किया। और इसमें भी यही है कि कैसे जो नया फ्लैश पॉइंट बनाया है, नया इलाका, नई जगह, चीन अब विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है और मोर्चेबंदी कर रहा है। अब वो इलाका पहले के इलाके से नहीं हट रहा है। गौर करिएगा, जहां वो है वहां जमा है, वहां डिसएंगेजमेंट करने की हम बात कर रहे हैं। उस डिसएंगेजमेंट करने को लेकर मिलिट्री लेवल की टॉक्स हो रही है। जयशंकर उसी को लेकर बयान दे रहे हैं बीते 2 महीने से 2-4 बार। अजीत डोभाल ने बात जुलाई में उसी को लेकर की, मिलिट्री लेवल की टॉक्स उसी को लेकर हो रही है। लेकिन चीन ने नया मोर्चा खोला है, इसको ध्यान देने की बात। यह खबर इकोनॉमिक टाइम्स में भी है, पेज नंबर 2 पर, इसमें भी पहले पेज पर भी है, इसमें भी वही है। मनु पब्बी की स्टोरी है, जिनका जिक्र किया, बहुत अच्छे रिपोर्टर है। यहाँ भी उसने यही बताया कि कैसे नए इलाके में चीन शरारत कर रहा है। अंदर के पेज पर है ब्लैक टॉप न्यू फ्लैश पॉइंट इन लद्दाख। ब्लैक टॉप एरिया है जहाँ चीन ने अभी अपनी तैनाती कर रखी है। इसको लेकर कर्नल अजय शुक्ला हैं, उन्होंने भी लिखा है कि स्ट्रेटजिक पॉइंट है चुशूल के पास, इसको यहाँ पर चीन ने अपनी सेना की तैनाती कर रखी है। भारत की दावेदारी वाला इलाका है और भारत चाहता है, या भारत चीन को पीछे खदेड़ने और धकेलने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल जो कर्नल अजय शुक्ला ने लिखा अपने ब्लॉग में, पीएलए के कब्जे में हेलमेट टॉप है, ब्लैक टॉप है, ये दोनों एलएसी के इस पार है। इस पार मतलब भारतीय हिस्से में है। यहाँ चीन भारतीय सेना की आवाजाही पर यहाँ से चीन नज़र रख सकता है, इसलिए उसने ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा कर रखा है। ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स में है। और बाकी नीचे फिर देख रहे हैं आप, जो नीचे कांग्रेस बनाम बीजेपी है और उसमें मूल मुद्दे गायब हैं। अंदर के पन्ने पर बहुत सारे अखबारों ने पूरे पन्ने प्रणब मुखर्जी पर छापा है। मैं उस पर चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ, चूँकि बहुत सारे लोग वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक खबर है उसको लेकर, फेसबुक को लेकर, बहुत दिलचस्प, वो भी इंडियन एक्सप्रेस में है कि फेसबुक को लेकर लगातार ये बातें आ रही है। वॉल स्ट्रीट ने भी छापा था, जिसको आपने देखा और पढ़ा होगा, मैंने उस पर 2 वीडियो बनाया था। बीच में ये भी बता दूं कि जिन साथियों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। और कुछ लोग फेसबुक पर बिना मुझसे पूछे हमारे इस वीडियो को अपलोड करते हैं, ऐसा ना करें, नहीं तो स्ट्राइक की गुंजाइश है, इस बात का ध्यान रखें। मेरा अपना फेसबुक पेज है अजीत अंजुम के नाम से, मेरा अपना यूट्यूब पेज है, यूट्यूब चैनल है अजीत अंजुम के नाम से। कोई भी अपने चैनल पर, चाहे फेसबुक या
यूट्यूब पर मेरे वीडियो को अपलोड ना करें, और अगर किसी को लगता है कुछ वीडियो का अंश चाहिए तो मुझसे बात करें। उसके लिए मेरा मेल मेरे यूट्यूब पेज पर है। तो ये है, इसमें एक खबर है इंडियन एक्सप्रेस में, जिस पे पहले पन्ने पर है, जिसमें खबर का मकसद ये है, बिफोर 2019 पोल्स बीजेपी फ्लैग्ड 44 राइवल पेजेज, 14 नाउ ऑफ फेसबुक। ये खबर क्या है कि चुनाव के पहले, 2019 के पहले बीजेपी के जो आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय है, उन्होंने फेसबुक को लिखकर मेल करके 44 जो फेसबुक पेज हैं जो बीजेपी के विरोधी कह सकते हैं या बीजेपी के आलोचक थे, उनकी शिकायत की थी। और ये शिकायत की थी कि ये गाइडलाइन को वायलेट कर रहे हैं और गलत जानकारी दे रहे हैं, और उनकी शिकायत के बाद 14 फेसबुक पेज को डिलीट किया गया या डाउन कर दिया गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है, और जिसको डाउन किया गया उसमें भीम आर्मी का भी एक सटायर पेज था, कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले कुछ पेज थे, रवीश के फैन वाले कुछ पेज थे, जैसे होता आई सपोर्ट रवीश कुमार, विनोद दुआ के सपोर्ट में कुछ पेज चल रहे थे, आई सपोर्ट विनोद दुआ टाइप का। ऐसे सारे पेजेज को फेसबुक ने बंद कर दिया, डाउन कर दिया। लेकिन उसके अलावा बीजेपी को अबलाइज कैसे किया कि बीजेपी ने 17 डिलीटेड पेज जो बीजेपी के समर्थन में थे, उन डिलीटेड पेज को रीइंस्टेट करने के लिए अमित मालवीय ने चिट्ठी लिखी, जिसमें 2 पेज को मोनेटाइज करने के लिए अमित मालवीय ने चिट्ठी लिखी, मेल किया फेसबुक को, शिवनाथ ठुकराल और आखी दास को, जो आखी दास विवादों में भारतीय पॉलिसी हेड हैं, इंडिया पॉलिसी डायरेक्टर हैं। उनसे पहले शिवनाथ ठुकराल थे इंडिया पॉलिसी डायरेक्टर, जो बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। इस पर भी एक स्टोरी लंबी टाइम मैगजीन ने अभी छापी थी, जिसको मैंने अपने वीडियो में बताया था। अब वो व्हाट्सएप के इंडिया पॉलिसी डायरेक्टर है। समझ लीजिए ये तार कितने गहरे हैं। और उनको चिट्ठी लिखी, और दिलचस्प बात जो कहने जा रहा हूँ, वो सारे पेज फिर से बहाल हो गए। जो पेज डिलीट हुए और वो पेज बीजेपी के समर्थन में थे, उन पर भी वही आरोप थे जो बीजेपी ने दूसरों पर लगाए होंगे। लेकिन वो सारे पेज रीइंस्टेट हो गए, सारे पेज बहाल हो गए, मोनेटाइज भी हो गए। और उसके बाद इस पर एक्सप्रेस ने पूछने की कोशिश की, जो जवाब मांगा आखी दास या शिवनाथ ठुकराल से, तो उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। अमित मालवीय ने अपना कुछ लॉजिक दिया होगा। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि बीजेपी जिसको चाहती है उसको रीइंस्टेट कर लेती है, करवा लेती है। बीजेपी के दबाव में फेसबुक ऐसा करता है। और बीजेपी जिसको चाहती है, जो बीजेपी के आलोचक हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, उस पेज को डाउन करवा देती है। और बीजेपी के कहने पर, अमित मालवीय के कहने पर, फेसबुक उस पेज को डाउन कर देता है। तो आप इससे समझिए, इसके बाद भी अगर लगता है कि सत्ता के सामने फेसबुक की सेटिंग नहीं है, तो आप फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। एक खबर है। उसके बाद मॉरेटोरियम, जिस पर मैं बात करना चाह रहा था, बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी उसमें होगी सरकार को छोड़कर। मॉरेटोरियम एक बहुत बड़ी खबर है, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। मॉरेटोरियम को लेकर 2 अखबार में खबर अभी दिखी, और आपको पता होगा कि मॉरेटोरियम खत्म हो रहा है। और खत्म हो रहा है क्या, खत्म हो गया, कल उसकी आखिरी तारीख थी। मॉरेटोरियम मतलब किस्त पर ब्याज देने का सिलसिला आपको शुरू करना पड़ेगा, और उस ब्याज पर ब्याज भी, जिस पर किस्त जमा करने पर 6 महीने की छूट जो थी वो खत्म हो गई। अब बात आती है इतने विरोध के बाद कि ओला उबर के ड्राइवर आज से हड़ताल पर हैं। इस पर मैंने कल अपने वीडियो में बात की थी, जिनका कहना है उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, 10% ग्राहक आते हैं, कहाँ से लोन देंगे, कहाँ से मंथली इंस्टॉलमेंट देंगे, जब उनकी कमाई ही नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे। ये ओला उबर के ड्राइवर ने कहा, और वो हड़ताल पर है। सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। ये खबर अंदर के पेज पर इसमें है। मॉरेटोरियम खत्म, बैंकों की कर्ज वसूली, रीस्ट्रक्चरिंग पर नज़र, 6 तारीख तक डेट है। मैंने कल भी कहा, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। आप अपने वीडियो, अभी भी वक्त है, 1 मिनट का वीडियो, जिसमें आप अपनी बात प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री से कहते हुए, अपील करते हुए, अपनी बात बताते हुए, आप क्या करते थे या क्या करती थी, कैसे आपको मुश्किल हो रही है और आप क्या चाहते हैं, 1 मिनट का वीडियो मेरे मेल पर भेजिए, ajit.anjum@gmail.com पर। कल मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे वीडियो अगर आएंगे तो मैं टैग भी करूंगा, ताकि आपकी बात पहुंचे। मैं नहीं जानता इससे कुछ होगा या नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए। तो यही मॉरेटोरियम की खबर है, और इसमें कैसे कितनी सेक्टर में मुश्किल होगी, कैसे इसमें 4 करोड़ MSME है जो अभी कारोबार में संकट है, जिनका धंधा चौपट है। मंदी तो छोड़िए, मंदी के दौर में ऐसे भी मुश्किल थी, ऊपर से अब ये कोरोना के लॉकडाउन, बंदी, पाबंदी, इसमें बुरे हाल में हैं, बल्कि पूरी तरह से ठप है, आमदनी ठप है।
उसके बाद वो एमएसएमई को भी संकट है, वो कहाँ से अब इस मुश्किल हालात का सामना करेंगे। ये खबर कम से कम जागरण में है। लोन मॉरेटोरियम खत्म, 4 करोड़ एमएसएमई पर संकट। एमएसएमई मंत्रालय के मुताबिक देश में 6.33 करोड़ एमएसएमई हैं, इनमें 4.36 करोड़ एमएसएमई ट्रेड और अन्य सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं। और इन सब की मुश्किल कैसे होने वाली है। इस वर्ष मार्च के चौथे सप्ताह में लॉकडाउन के बाद से सर्विस सेक्टर का कारोबार ठप है। ऐसे में बैंकों को कर्ज के किस्त या ब्याज देने में सक्षम नहीं है। लोन मॉरेटोरियम खत्म होने के बाद अगर एमएसएमई अपने मासिक किस्त को नहीं चुकाते हैं या ब्याज नहीं देते हैं तो बैंकों के एनपीए अकाउंट बढ़ेंगे। ये बैंक के नज़रिए से हैं, बैंकों के एनपीए अकाउंट बढ़ेंगे जिनकी आशंका पहले है। लेकिन असली मुश्किल उनकी है जिनका धंधा चौपट हुआ, वो क्या करेंगे, ये सवाल है। तो फिलहाल वीडियो लंबा हो गया दोस्तों, कुछ चीज़ें बच भी गई, लेकिन कोई बात नहीं, फिर अगले वीडियो में। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ, खबरें आप अखबार में भी पढ़ लेते होंगे। मेरा मकसद ये होता है कुछ ऐसी चीज़ जो आप तक नहीं पहुँची वो आपको पहुँचाऊँ। और वीर रस की हेडलाइन तो ऐसे भी आप तक पहुँचती है अखबारों के ज़रिए, टेलीविज़न चैनल के ज़रिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी कल फिर 11 बजे। नमस्कार।